बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कौमी असम्बली का बजट इजलास शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी तरफ से कल मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरों की कॉल भी दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भी वो हुकूमत की मुखालफत कर रही है और अब कुछ हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं बजट के मसले पे उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू कर दिया है। तो क्या हुकूमत नए माली साल का बजट आसानी से मंजूर करवा सकेगी और क्या इस बजट में कोई तब्दीलियाँ मुमकिन है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ मेहमान हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये आपका सबसे पहला बजट है और इस बजट से तवक्को ये की जा रही थी कि आप कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप वाकई कोई नया काम कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कोई जो खर्चे हैं हुकूमत के कम करेंगे। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस बजट में जो आप ही के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक जो हुकूमत की आमदनी है वो है 9,119 अरब रुपये और वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं 18,877 अरब रुपये। तो ऐसा लगता था कि आप खर्चे हुकूमत के कम करेंगे, लेकिन बजट में हुकूमत के खर्चे कम नहीं किए गए बल्कि 30% के करीब बढ़ा दिए गए हैं। इसकी क्या वजह है? हामिद मीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, ये जैसे मैंने बजट स्पीच में कहा था कि कुछ बुनियादी उसूल हमने रखे थे जिसके बेसिस पे हमने ये बजट को आगे लेकर जाना है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने इस इकॉनमी को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। देखिए सर, ये 9.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो से पाकिस्तान नहीं आगे चल सकता। तो बतदरीज हमने एक साल इसको बढ़ाना है ताकि हम इसको 13% तक ले जाएं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 years और सो। अच्छा, अब इसके मैं एक्सपेंडिचर की तरफ बिल्कुल आता हूँ। आपका सवाल जो है बजा है और सब काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि जी एक्सपेंडिचर्स का आपने क्या किया। लेकिन अगर रेवेन्यू साइड पे आप रहें तो उसमें 3 चीज़ें हमने उसमें कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि जो सब अखबार ही लिख रहे थे, सब कालम नवीस से लिख रहे थे कि 3.9 ट्रिलियन की आप एग्जेम्पशंस देते हैं, तो ये कैसे मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है। तो उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं हमने एक्चुअली कम की हैं, लेकिन उनमें से कुछ एरियाज को हमने डिफेंड किया है। फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है कि पेस्टिसाइड पे सेल्स टैक्स ना लगे, जो फर्टिलाइज़र है, जो सीड है, उनको हमने एग्जेम्पशन में रखा है। उसके अलावा कुछ नए हमने जो रेवेन्यू मेजर्स उसमें लेकर आए हैं। और ये भी बार बार बात हो रही है कि जी आपने रिटेलर्स को क्यों अभी तक बाहर रखा है। तो उस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं और बहनें हैं जो ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक 33,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह जुलाई से उन पर टैक्स का इतलाक हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, मैंने इसका जिक्र किया था बजट स्पीच में, कि बहुत बड़ा एक होल है हामिद मीर साहब, ये जो हमारा कंप्लायंस का गैप है। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी हमने नहीं की। ट्रैक एंड ट्रेस है, वो हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो गया। 2.7 ट्रिलियन की लिटिगेशन है जो पड़ी है हमारे कोर्ट्स में। तो ये सारी चीज़ों को मिल मिला कर फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर जा रहे हैं। अब आ जाइए जो आपने बात की कि खर्चे क्यों नहीं आपने कम किए। और खास तौर पे इसमें ये जरूर बताएं जी, खास तौर पे इसमें ये जरूर बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा तो आपको कम करना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उसकी क्या वजह है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो बड़ी मदें हैं ना उस पर ज़रा फोकस रखें, क्योंकि मैं तो अब आपको ये भी कह सकता हूँ कि पूरी काबीना तनख्वाह नहीं ले रही है, लेकिन वो उससे तो ये डेंट नहीं पड़ेगा ना हमारे एक्सपेंडिचर्स में। असल चीज़ जो जिसको हमने करना है हामिद मीर साहब, वो ये है कि वो मिनिस्ट्रीज, वो डिपार्टमेंट्स जो डेवोल्यूशन के बाद फेडरल गवर्नमेंट में होने ही नहीं चाहिए थे। अब आप ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि जी पिछले सालों में कुछ ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है इस पे 1.5-2 महीने से काफ़ी काम हो चुका है। और मेरी सरबराही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में
ये हम प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। और उसकी एक एग्जांपल तो मैं आपको दे देता हूं कि ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर का बयान था और उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने उस रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया कि पाक PWD को हम बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें हामिद मीर साहब ये समझने की बात है कि जो 3.5 या 4 बिलियन रुपए उसमें जो सैलरीज की मद में है वो असल खर्चा नहीं है। वो खर्चा जरूर है और उसको भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन असल खर्चा सर वो है जो ये प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स में जो करप्शन होती है और जो उसको उनको एलोकेशन दी जाती है और वो उनका सही उसका ज़िया होता है, दैट इज़ द रियल कॉस्ट टू द एक्सचेकर। और इन्हीं वजह से हम इसको जो है आगे इसको लेकर जा रहे हैं। और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगले 2 महीने, पिछले 2 महीने में इसमें बहुत काम हो चुका है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप खुद इतनी देर से ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। मैंने ओवर द वीकेंड मैंने डॉक्टर इशरत साहब को कांटेक्ट किया। उनकी सर 2019 की रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है, जब वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के एडवाइजर थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। वो रिपोर्ट तब की पड़ी है और बड़ी एक्चुअली अच्छी रिपोर्ट है कि कौन से जो है डिपार्टमेंट जिम होने चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्रीज बंद होनी चाहिए। तो उसकी भी मदद से हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग इज कि जी जो SOEs वाला है, मैं ये सिर्फ जो बात करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट प्राइवेटाइजेशन फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए, जो PIA को आज से 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था ताकि 650 बिलियन, ये है हामिद मीर साहब असल जो नंबर्स हैं कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने अपने बोझ लिया है और इसको 10 साल के लिए रीस्ट्रक्चर किया है, दीज आर द रियल नंबर्स कि ये डाइवर्ट हो सकता था। जो लोग बात करते हैं कि जी आप जो खर्चे कम करके और इसको किसी और साइड पे लेके जाएं। देखें, BISP का 590 बिलियन किया है और ये भी 27% का इजाफा है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि अगर ये 650 बिलियन हमें अवेलेबल होते जो PIA में लॉसेज एक्यूमुलेट हुए हैं और हम इनको किसी साइड पे डाइवर्ट कर सकते। तो सर ये जो एक्सपेंडिचर की कमी है ये कॉस्मेटिक बात नहीं है, ये मिनिस्ट्रीज बंद होंगी एट द फेडरल लेवल और ये हम जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वहां से जो ड्रैग आ रहा है SOEs के खसारों का, उसको हम कम करेंगे सर। अच्छा, अब आप ही की काबीना के एक सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो पहले पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले कुछ फिगर्स जो हैं पेश की, क्योंकि अभी आपने रिटेलर्स का जिक्र किया तो ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो रिटेलर्स के बारे में क्या कहते हैं। 49,000 अरब रिटेल का साइज है पाकिस्तान में। जो टैक्स इस वक्त रेट है अगर वो लगाया जाए तो 2,760 अरब रुपया टैक्स बनता है उनका। गैस करें कितना का टैक्स देते हैं? ये तो मेरा ख्याल है कोई 100 अरब से भी कम दे रहे हैं। 20 अरब। 20 अरब देना कितना चाहिए? 2760 अरब देना चाहिए। 66,000 दुकान है पंजाब गवर्नमेंट की पंजाब के अंदर। ਜਿਹੜੀ पंजाब गवर्नमेंट की दुकान है ਉਹਦਾ किराया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5,000 ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ प्राइवेट दुकान है ਉਹਦਾ ਲੱਖ रुपया। अच्छा, अब औरंगजेब साहब सवाल मेरा ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल जो रिटेलर्स हैं इन्होंने 2760 अरब रुपए का टैक्स अदा करना है, लेकिन ये तो बहुत कम टैक्स दे रहे हैं, लेस दैन 100 बिलियन रुपीज़। तो इनको आप कह रहे हैं कि टैक्स के नेट में तो आप ले आए हैं, लेकिन इन पर टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं लगा और इसकी बजाय आपने PSD भी बढ़ा दिया और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर बड़े भारी टैक्स आपने उनमें इजाफा कर दिया। तो ये रिटेलर्स जो हैं इनको क्यों नहीं आप टच करते, ये क्यों अनटचेबल हैं? तो हामिद मीर साहब मुझे ज़रा इसमें 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत आपका मुनासिब सवाल है। जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात सुनाई, एक्चुअली ये जो फिगर्स हैं और जो इसकी कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है टू द GDP और कितना डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, एक्चुअली आप ही का चैनल और मैं जियो का बहुत मशकूर हूँ कि जो आप ये सारी पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उनकी GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी डायरेक्ट टैक्स पे क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि जो जियो की फिगर्स हैं आप वही उठा के देख लीजिए। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो आपने कहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसी मद में ये अदाद व शमाए हैं। नाउ एज फार एज आई एम कंसर्न, 2022 में जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने
ये रिटेलर्स पे टैक्स लगाने की बात की थी, उस वक्त ये टैक्स लग जाना चाहिए था, ये बिल्कुल लग जाना चाहिए था। लेकिन चलें, अब ये 2 years लेटर अब हम इन रजिस्ट्रेशन की तरफ गए हैं। और हामिद मीर साहब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ जुलाई में जो टैक्सेस का इतलाक है वो डायरेक्ट टैक्स की मद में ही आ रहा है, और वो डायरेक्ट टैक्सेस ही इन पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है। ये हो नहीं सकता कि कोई सेगमेंट जो है वो कहे कि जी हम जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास नहीं जाना चाहते, या हम जो है इस चीज़ से इस्तिस्ना रहना चाहते हैं। और इसीलिए आपने ये देखा है कि जो हमने रिटेलर्स की मैंने बात कर दी, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, जुलाई से इसका इतलाक होगा। और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जिस तरह वो रजिस्ट्रेशन में अब तेज़ी आ गई है, इसी तरह देखिए हमने कहीं से ये शुरू तो करना है ना। जो उसकी इवेंचुअल एंड स्टेट है वो तो उसमें बहुत पोटेंशियल है और अगले 2-3 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें पहला कदम ही नहीं लेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसी तरह ये नॉन फाइलर की बात है हामिद मीर साहब, ये मैं आपको एज फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा हूँ कि मुझे ये इख्तरा समझ नहीं आती कि शायद ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां एक नॉन फाइलर की कैटेगरी है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि आपने इस साल आपको बंद कर देनी चाहिए थी, और मैं बड़ा आई एम रिस्पेक्टफुल टू दोज व्यूज, लेकिन अगेन हमें एक ट्रांजिशन करनी है। तो अब नॉन फाइलर्स के जो रेट्स हैं वो हम उस लेवल तक ले गए हैं, और आपने देखा होगा कि उसमें सेगमेंट्स हैं कि जो नॉन फाइलर हैं वो 2-3-4 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि मुझे ये सिर्फ ये 2-3% का डिफरेंशियल नहीं है, 45% तक अगर मुझे ये देना है तो अब उसमें कि वो नेट में आना शुरू होंगे। ये मेरा इसमें यकीन है। देखिए, ये अभी हमने जो सिम्स बंद की उसमें भी बड़ा शोरो गुल हुआ। बिकॉज हामिद मीर साहब, मसला तो यही आता है ना कि जहां भी आप जाना चाहें कि जी कि हमारे पे टैक्स ना लगाएं, नॉट इन आवर बैकयार्ड, लेकिन टैक्स जरूर बढ़ना चाहिए। तो देखिए, अब वो जब सिम्स बंद की, अब उसमें से मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, लेकिन 7,000 या 8,000 सिम्स वो दोबारा खुल चुकी हैं। अच्छा, वो क्यों खुली हैं? वो इसीलिए खुली हैं कि लोगों ने आके अपना टैक्स अदा किया है। क्योंकि एक और इख्तरा है जिसको मैं कहता हूं हामिद मीर साहब, इज नाउ स्टॉप फाइलर्स। ये भी एक इख्तरा है कि मैंने जायदाद खरीदनी थी, वो जायदाद खरीदने के चक्कर में आके मैंने अपना टैक्स अदा कर दिया, और टैक्स अदा करके फिर अगले 3 साल के लिए मैं गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपका ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि ये डेटा FBI के पास और टैक्स अथॉरिटी के पास मौजूद है, उन्होंने मुझे गायब होने क्यों दिया? तो ये है सर वो कंप्लायंस वाला एंगल और जो डिजिटलाइजेशन वाला एंगल, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें करनी है। हमने अपने टैक्स जो है बेस भी बढ़ानी है, और जो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम होगी, उससे भी हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी बड़ी ईद गुजरी है जिस पे हम कुर्बानी करते हैं, तो इस मरतबा मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से पूछा है, तो इस मरतबा कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 500 अरब रुपए के जो कुर्बानी के जानवर हैं, जिनमें बकरे, ऊँट, दुम्बे, गाय, भैंसे, सारे जानवर शामिल हैं, 500 अरब रुपए के जानवर लोगों ने ख़रीदे। जो ख़रीदने वाले हैं उनमें से तो बहुत से लोग टैक्स दे रहे होंगे, लेकिन जो बेचने वाले हैं, वो बेचने वाले जो हैं वो टैक्स देते हैं या नहीं देते? इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो दोनों साइड पे ही हमें इसका जो इतलाक करना होगा ना, कि ख़रीदने वाला, बेचने वाला दोनों ही जो है वो नेट में होने चाहिए। देखिए हामिद मीर साहब, मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूँ कि इस इकॉनमी में 9 ट्रिलियन है कैश इन सर्कुलेशन जी, 9 ट्रिलियन। इस साल हमने रेवेन्यू कितना इकट्ठा करना था? 9.4, और इंशाल्लाह उसके करीब हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। नाउ दैट इज द टाइप ऑफ कैश जिसको वेदर इज ऑन द बायर साइड और सेलर साइड, इसको हमने डॉक्यूमेंट करना है, और इसके कई तरीके हैं। आपने तो एक एग्जांपल दे दी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट है, अगर उसी को हम थोड़ा सा हम लूप होल्स कम करते जाएं, क्योंकि देखिए एक DC रेट है, एक FBR रेट है, एक मार्केट रेट है।
तो अब हमने जो FBR रेट है उसको मार्केट रेट के करीब लेके जाना है, बिकॉज वही जड़ हो जाती है जब उस रेट के डिफरेंशियल की वजह से बायर एंड सेलर की जो लेन देन होती है वो कुछ कैश में आती है और कुछ जो सो कॉल्ड वाइट मनी आती है। तो ये सारे वो लूप होल्स हैं हामिद मीर साहब, जो हमें इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको हमें विल हैव टू क्लोज दीज आउट। अच्छा, और एक आपने खुद भी इब्तिदा में जिक्र किया था कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरीड क्लास है, जो बज़ाहिर टैक्स तो बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आप इससे यकीनन इत्तेफाक करेंगे, आप भी बड़ा टैक्स देते रहे होंगे जब आप बैंक की नौकरी कर रहे थे, कि ये सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं ये टैक्स तो बहुत देते हैं, बट आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। ये पहले ही टैक्स दे रहे हैं, अब इन पर मज़ीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्योंकि फिगर ये कहती हैं कि 1,20,00,000 रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान है, इनमें से सिर्फ 40.5 लाख के करीब लोग जो है टैक्स दे रहे हैं। तो ये FBR जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार जो सैलरीड क्लास है उसी पे क्यों बोझ डालता है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यही हमारी रीज और रवायत रही है कि ईज़ ऑफ कलेक्शन जो दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास, वो तो ऑन सोर्स कट जाती है ना। तो मैं तो जी खुद 6 साल नौकरी करके आया हूँ, सो आई नो कि कौन सा टैक्स ब्रैकेट था, उसका सुपर टैक्स क्या था, फिर उस पर CVT लगाया गया है। तो लोग जो आके मुझे बात करते हैं, ये तो इन सम सेंस इज प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, और मैं एग्री करता हूँ। देखिए, हमने बहुत कोशिश की कि जब हमने 9.4 ट्रिलियन से जाना है हामिद मीर साहब 12.9 ट्रिलियन, तो ये तकरीबन 3.5 ट्रिलियन के एडिशनल जो है रेवेन्यू अपसाइड है। इस साल 30% से रेवेन्यू बढ़ा है, अगले साल इसको 40% पे रखा गया है। अब उसमें से एक इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों से मिल मिला के जो भी उसका बनता है, हमारे अंदाजे के मुताबिक 1.8 to 2 ट्रिलियन तो उस सिलसिले में आ जाएगा, और बाकी 1.5-1.6 ट्रिलियन के एडिशनल इसमें रेवेन्यू मेजर्स रखे गए हैं, एग्जाम्पशंस रिमूव गई गई हैं, अगले टैक्स लगाए गए हैं। अब उसमें से जो सैलरीड क्लास को, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमने बहुत कोशिश की कि जितना इसको रिंग फेंस किया जा सके हम उसको करें, लेकिन हैविंग सेड दैट, और उसमें से हमने ये किया कि जो 6 लाख वाला थ्रेशोल्ड है उसको बरकरार रखा गया। फिर जो 35% वाला है, द हाईएस्ट ब्रैकेट हामिद मीर साहब, उसको भी प्रोटेक्ट किया। उसको क्यों प्रोटेक्ट किया? क्योंकि वो जो भी 50 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनको हम, बट दैट इज, आप कह सकते हैं कि जी उन पे और टैक्स लगा देते एक्सेट्रा, लेकिन द रियलिटी इज कि वहाँ टैलेंट जो है वो मुल्क से जा रहा था, तो हमने उसको भी प्रोटेक्ट किया। तो अब वो जो दरमियानी वाली स्लैब्स हैं जी, अब उनको हम रिव्यू कर रहे हैं कि उसमें हम और क्या रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसका टोटल इंपैक्ट जो है वो 70 बिलियन है। 70 बिलियन आउट ऑफ अबाउट 1.6 to 1.7 ट्रिलियन। तो ये बात उनकी बिल्कुल मुनासिब है कि सैलरीड को बिल्कुल प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। उसमें जितनी हतल वसा हम कोशिश कर सके, और अभी भी करेंगे कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्रैक्शन टू द टोटल ट्यून, सो ये कहना कि जी बाकी जो सेगमेंट्स हैं आपने छोड़ दिए, इंक्लूडिंग रिटेलर्स एक्सेट्रा, वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी ज़रूर है। अच्छा, आप सर आखिर में ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मेजर एलाई है हुकूमत की, उसके बहुत से कंसर्न्स हैं, तो क्या वो कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस होंगे? ख़ास तौर पे जो उनका प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे उनका एक अपना स्टांस है, तो इसको आपने तो अपनी बजट तकरीर में बड़ा वाज़े कहा है और बहुत से लोग आपसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जी कि हम प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उस पर इत्तेफाक नहीं करते। तो उनको आप कैसे मनाएंगे? फिर बजट कैसे पास होगा? हामिद मीर साहब, देखिए, हमारे वो एलाइड पार्टी है और उनके साथ हम मुकम्मल राब्ते में हैं, और उनके साथ जो है वो बातचीत बिल्कुल जारी है। मेरी सेनेटर सलीम मांदीवाला साहब जो हैं वो सेनेट की सब फाइनेंस कमेटी जो है वो हेड कर रहे हैं। वो कल, इनफैक्ट सैटरडे को, आई थिंक सेनेट ने अपनी जो है आगे तजावीज़ भिजवानी है, तो मैं उनके साथ इन कॉन्स्टेंट टच हूँ। इसी तरह जो नॉमली कमेटी है वो भी काम कर रही है। प्रिवेटाइजेशन की आपने बात की, तो उनके साथ हम पीपल्स पार्टी वालों के साथ बिल्कुल
मुशावरत के साथ चलेंगे और उनको फैक्ट बेस देंगे। देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी का एक्चुअली बहुत बड़ा मदाह हूँ, और मदाह मैं इसलिए हूँ कि जो उन्होंने सिंध में काम किया है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसके देखें, प्राइवेटाइजेशन के कई ताल्लुक हो सकते हैं कि इसको स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट कर दिया जाए, इसको टोटली प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, इनको पहले आउटसोर्स कर दिया जाए, बोर्ड्स को पहले जो है कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाए। तो इसमें कई ऐसी चीजें, एंड देन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये थर का जो सारा प्रोजेक्ट है, ये जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सबने मिलके ये इस पे काम किया, इक्विटी एंड डेट मिला के। तो पीपीपी तो एक्चुअली इसमें बहुत आगे है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने तो एक्चुअली उन्हें कहा है कि आपने जो इतना अच्छा काम सिंध में किया है, ये पीपीपी वाला हमें आकर आप फेडरल लेवल पे भी समझाएं, दूसरे सूबों को भी समझाएं, ताकि जो हमारा ये पीएसडीपी है, ये ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाया जा सके, ताकि गवर्नमेंट पे ये बोझ कम हो और ये हम फंड जो है दूसरी चीजों की तरफ एलोकेट कर सके। अच्छा, तो मैं जी बहुत इंशाल्लाह पुर उम्मीद हूं कि हम पीपीपी को साथ लेकर चलेंगे जी। औरंगजेब साहब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब बड़े सख्त लहजे में शिकवा कर रहे हैं कि उनके सूबे को फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके जो ड्यू फंड्स हैं वो नहीं दे रही, तो उनके कोई कंसर्न्स एड्रेस करेंगे आप? जी, मेरी एक्चुअली कल भी उनसे बात हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। उनके जो एडवाइज़र हैं मुजम्मल साहब, वो एक्चुअली हज पे गए हुए थे, गालबन अब तशरीफ़ वापस ले आए हैं, तो उनके साथ भी देखें हामिद मीर साहब, मैं तो एक बड़े सिंपल अंदाज से ये बात करता हूँ कि हमें, और चूँकि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है मेरी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी हैव टू टेक एन एंटरप्राइज व्यू ऑन पाकिस्तान, और उसमें अगर कोई भी सूबा या फेडरल हम आकर कहे कि ये किश्ती है, इस किश्ती में हम सवार हैं, लेकिन इस किश्ती में जो होल है वो आपकी साइड पे है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो किश्ती सिंक होती है, it's not a question of if only when, all of us are going to go down। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर, और इसी तरह इसको हमें जितनी जो मुश्किलात हैं, ये सर सब कुछ डायलॉग से हल हो सकता है। तो मैंने जैसे जिक्र किया, मेरी कल भी चीफ मिनिस्टर केपीके से बहुत एक्चुअली खुशगवार माहौल में बात हुई है, और जो कुछ भी हम कर सके इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। ये आपने एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि कम से कम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक शख्सियत ऐसी है जिसकी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है, और यकीनन जो ये खबर है ये आम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगजेब साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, वफाकी वज़ीर, और उन्होंने हमारे जो सवालात हैं उसके जवाब जो दिए हैं, उसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि शायद जो तनख्वाहदार तबका है उस पर कुछ जो बोझ है टैक्सों का वो कुछ कम हो जाएगा। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल 21 जून को मुल्क भर में मुजाहरों की कॉल क्यों दे दी है, तो इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले आप वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगजेब साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, और उन्होंने गुफ्तगू में ये बताया कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बड़ी खुशगवार गुफ्तगू हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में मुजाहरों की कॉल दे दी है, पुरअमन मुजाहरों की कॉल दी है, तो इसकी क्या वजह है, इस पे अब हम गुफ्तगू करेंगे जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PTI के सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब, मुल्क गिर मुजाहरों की कॉल दी गई है, लेकिन मैंने लफ्ज़ बीच में ख़ास तौर पे ऐड किया, पुरअमन मुजाहरे। तो बहुत शुक्रिया। ये पुरअमन मुजाहरों के पीछे मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपको और आपके नाजरीन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और मुजाहरे बिल्कुल खान साहब के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, असीरान की रिहाई के लिए पिछले जुमे को भी हमने, ईद से पहले भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं, और ख़ासकर इस ईद में मैंने ये महसूस किया है कि खैबर पख्तूनख्वा को लगता है कि बाकायदा लोड शेडिंग के ज़रिए खुदा न खास्ता टारगेट किया गया है, क्योंकि
बिजली की कमी अगर है तो पूरे मुल्क में है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ बिल्कुल सौतेली माँ वाला एक सलूक, क्योंकि ईद के दिनों में जितनी एक तकलीफ़ लोगों को पहुँची है, और आपने देखा होगा हर जगह लोग रोडों पे हैं, निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, कोई फील्डर्स पे पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं, फील्डर्स ओपन हो रहे हैं, रोड बंद हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पता नहीं खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान में पहली बार गर्मी आई है या कोई क्या हो गया है, क्यों नहीं मैनेज हो रहा इनसे। तो एक तो जो ईद में एक सौतेली माँ का सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, मैं इस पर मीर साहब बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि मैं बहुत दुख हुआ। किस तरह से आप ना डील करें, पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ है, अगर है तो फिर इक्वली इवनली बैलेंस करें। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छी रिकवरी है, उनको भी टारगेट किया गया। लेकिन ईद से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अली मीन गंडापुर साहब के साथ अवैस लगारी साहब बैठे हुए थे, तवानाई के वज़ीर, साथ मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे, वज़ीर दाखिला। लोग बड़े खुश हुए कि जनाब ये तो बड़ा अच्छा मंजर है, तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। मीर साहब देखें, अब नकवी साहब के साथ और अवैस साहब के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस टॉक तो की है, लेकिन उसका रिज़ल्ट नज़र तो नहीं आ रहा। अब ये कोई काबिले मतलब पुरमुसरत नज़ारे तो नहीं है कि ईद के दिनों में एक सूबे का वज़ीर आला एहतजाज में, बिजली के लिए एहतजाज में निकल रहा है। यानी कि मैंने तो ज़िंदगी में ये नहीं देखा एक सूबे का वज़ीर आला निकल के एहतजाज कर रहा है। जो फीडर में गए हैं अली अमीन साहब, और वहाँ उन्होंने देखा है कि वहाँ बहुत से फीडर जो हैं वो बंद पड़े थे। कोई आप मैनेजमेंट करें, अगर आपने लोड शेडिंग करनी भी है, मैनेजमेंट करनी है, तो आप तो बीइंग अ पॉलिटिशियन, अब मेरा आपसे सवाल है, ठीक है इमरान खान साहब की रहाई भी आपके लिए बड़ी अहम है, जो आम आदमी है उसका मसला जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है कि अगर लोड शेडिंग हो रही है आपके सूबे में, तो बजाय के तरीके इंसाफ कहे जी कि हम लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, हम बजट में जो बहुत से टैक्स लगा दिए गए हैं इसके खिलाफ मुजाहरा करेंगे, तरीके इंसाफ कहती है इमरान खान की रहाई के लिए मुजाहरे करेंगे। नहीं, मैं तो बरमला ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के किसी भी मसले से सबसे अहम मसला इमरान खान साहब की रहाई है। अच्छा, अगर मुल्क के इतने बड़े लीडर को, जो एक बहुत बड़ी गालिब अक्सरियत का नुमाइंदा है, महबूब लीडर है, उसको आप जब जेल में डालेंगे फिर आप गिले ना करें, फिर मुल्क में ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आप मुझे बताएं कोई डायलॉग प्रोसेस है, कोई पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में कोई मसाइल के हल पे कोई संजीदा गुफ्तगू है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें ये जो लोड शेडिंग के मसले हैं, 3.5 साल हमारी भी हुकूमत थी ना, यही पाकिस्तान था, हम चला रहे थे, लोड शेडिंग के इशूज उस वक्त भी थे, मैनेज कर रहे थे। हुकूमत का काम क्या होता है, सारे मसले ख़त्म नहीं होते, आपने मैनेज करना होता है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे। ये मसले बाकी सूबों में इस तरह से क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि सबको लोड शेडिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक सूबे में कहीं ऐसा तो नहीं है, ये सवाल है बड़ा अहम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजली की इतनी कमी नहीं है जितना खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त इमरान खान साहब को वोट देने की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं, हमें ये फील होता है। हालांकि वोट पंजाब में हर जगह मिला है, वहाँ तो मैंडेट चोरी हो गया ना, यहाँ हुकूमत बन गई। तो अब अली अमीन खान जो हैं, अब देखते हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है, उनको अश्योरेंस दे दी जाती है। अब अली अमीन खान ने यह भी कहा है कि हमें हमारे महसूलात दें, खैबर पख्तूनख्वा की जो महसूलात हैं दें उनको, आप जो उनका हक है खैबर पख्तूनख्वा को दे दें आप। पिछले जुमे भी मुजाहरे हुए, पिछले जुमे की आपको बात बताता हूँ, अच्छा लगे हाथों ये बात जहन में आ गई, जजेस कमेटी की मीटिंग थी। जो सुप्रीम कोर्ट जजेस एलिवेट होते हैं या जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है फ्रेश, वैसे लीगली स्पीकिंग तो सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस एलिवेट होते हैं, वो बेसिकली फ्रेश अपॉइंटमेंट ही होती है, लेकिन उसको एक ऑनरेबल टर्म यूज होता है एलिवेशन। खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटें, सिर्फ 2 जजेस वहाँ हैं। चले सारे सूबे हमारे हैं, सिंध के 4 बनते हैं, उनको 5 दे दिए हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा को आप उनका जज नहीं दे रहे, इस पे भी हमने एहतजाज किया पिछले जुमे, और हमने स्पेशल जजेस कमेटी की हमने मीटिंग बुलवाई है इस नुक्ते पे कि खैबर पख्तूनख्वा को आप उनके कोटे का जज पूरा क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, आप कह रहे थे इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं और उनकी रहाई जो है वो बड़ा अहम मसला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली जिसने पीटीआई के वोट लिए हैं, तो आप अपने तई बात सही करें, लेकिन ये क्या वजह है कि पिछले जुमे भी लोग इतने नहीं निकले और उससे पहले भी इतने नहीं निकल रहे, इसकी क्या वजह? पॉपुलैरिटी आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? सड़क पे इतने लोग नज़र क्यों नहीं आते? इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आपके लोग जो हैं वो जब पहुंचते हैं तो वो सैकड़ों में भी नहीं होते और पुलिस जिसको मर्जी चाहे पकड़ के ले जाती है, क्या वजह है इसकी? बड़े जलसे तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ से ज़्यादा बड़े जलसे किसी ने भी नहीं किए पंजाब। लेकिन जब इमरान खान साहब बाहर थे, पंजाब की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जो लोग अभी हिम्मत कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है।
लेकिन अभी कल के भी प्रोटेस्ट हैं, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। ये इशू आपका आपने जो निशानदेही की है, हमने भी इसको नोटिस किया है कि कुछ जगहों पे लोग कम निकले हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे लोग बहुत भी निकले हैं, ज़्यादा भी निकले हैं। कि इसकी वजह ये तो नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो अब गिरफ्तारी से डरते हैं? कि क्या गिरफ्तारी, कोई फांसी थोड़ी चढ़ जाता है, हम भी निकल ही आए ना गिरफ्तार। अब क्या हर कोई अली मोहम्मद खान तो नहीं होता कि 14 दफ़ा रहा हुआ, 14 दफ़ा गिरफ्तार हुआ और फिर बातें भी सुनी। नहीं, सियासत में अगर आप गिरफ्तारियों से डरते हैं तो फिर आप कोई 9 to 5 जॉब कर लें टाई शाई लगा के। सियासत में ये चीज़ें होती हैं। देखिए, एहतजाज होता है, कभी लोग कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। बड़ी ईद आ रही थी, मे बी वो भी एक रीज़न हो। अभी कल फिर प्रोटेस्ट है, होपफुली इंशाल्लाह अच्छा क्राउड निकलेगा। अच्छा, तो इसके बाद आप मुजाहरे जो हैं वो जारी रखेंगे? हफ्तावार जुमे के जुमे मुजाहरे होंगे, या ये जो एक आपका अपोजिशन जमातें एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रही हैं, महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं लोगों को, तो ये भी कोई अनाउंसमेंट करेगा? देखिए, बड़े जलसे भी हो सकते हैं, बड़े मुजाहरे भी हो सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, और अगर कोई होश के नाखुन ले और मामलात मज़ीद ना बिगड़ें, और जब तक देखें इमरान खान साहब अंदर हैं, आप ये भूल जाएं कि इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। हुकूमत आपके सामने बैठी हुई है, उनके साथ अपनी पीपल्स पार्टी नहीं बैठ रही। बजट सेशन में वो बाहर बैठे हुए थे, मुंह बसूर के, तो उदास, वो परेशान बाहर बैठे हुए थे। और अंदर जो है आपको लगता ही नहीं है कोई वज़ीर, आपको इंचार्ज लगता ही नहीं है। एक जिस तरह वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर आके, खैर किसी ज़माने में मैं भी करता था, लेकिन वो सारी मिनिस्ट्रियों के जवाब वो देते हैं, बिजली के जवाब वो देते हैं, एग्रीकल्चर के जवाब वो देते हैं, दाखिला के जो हैं वो तो पत्नी क्रिकेट का क्रियाक्रम करने गए थे अमेरिका, तो नकवी साहब तो क्रियाक्रम करके मेरे ख्याल में वापस आ गए होंगे। लेकिन बहरहाल जी, ओवरऑल बात यह है कि इस वक्त इस मुल्क में सियासी माहौल ऐसा है कि आपको लगता नहीं है कोई हुकूमत जो है वो उसका होल्ड है चीज़ों पे, क्योंकि वो हुकूमत के पीछे मैंडेट नहीं है। इसमें हमेशा इस पे सोचता हूँ कि इसमें नुक्ता क्या होता है, क्यों पॉपुलर जो है वोट वाली हुकूमत बननी चाहिए। अगर एक हुकूमत को ये पता है कि हम अवाम के वोट से नहीं आए, उनको क्या लगे अवाम के लिए, वो अवाम के मफाद के फैसले, उनको पता है उनको जिधर से हुकूमत मिली है उन्हें उसको खुश रखना है। अब आपने भी जिक्र किया पीपल्स पार्टी की नाराज़गी का, उनके शिकवे शिकायतों का, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक वक्फा भी लेना जी। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, कुछ हफ्ते और महीने पहले जब आप सियासी कुव्वतों से डायलॉग की बात करते थे, तो आपकी पार्टी के अंदर से कुछ साथी जो हैं आपके, वो कहते थे नहीं, हम तो मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास ताकत है, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अब इमरान खान साहब ने एम्पावर कर दिया है, इख्तियार दे दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि वो सब पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें। तो अब आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बजट पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो क्या आपकी पार्टी ने या महमूद खान अचकज़ई साहब की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उसने कोई फ़ैसला किया है कि आप पीपल्स पार्टी और MQM और जो बाकी एलाइड पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून की, उनके साथ कोई बातचीत करेंगे, कोई कम अज़ कम बजट के मसले पे कोई जॉइंट कमेटी बनाएंगे, कोई जॉइंट हिकमत अमली बनाएंगे? मुझे ऐसा होता हुआ नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि हमारा अगर किसी से कोई इत्तेहाद है या कोई जॉइंट अपोजिशन की हम बात करते हैं, वो एक नुक्ते पे है, इमरान खान और असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी। अगर मैंडेट की वापसी पे पीपल्स पार्टी हमारे नुक्ते पे मौक़िफ़ पे आती है, तो फिर उनको सिंध की हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। कराची पूरा हम जीते हैं, हैदराबाद में हमारी सीटें निकली हैं, इंटीरियर सिंध में निकली हैं। नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर अली मोहम्मद या इमरान खान ने सियासत करनी है, तो उससे बेहतर है फिर मैं अपनी वकालत दोबारा शुरू कर दूं। और खान साहब जो हैं वो कमेंट्री में बड़ा पैसा बना लेते थे, वो नहीं करते अब। वो क्यों सियासत, 300 दिनों से जेल में। तो आप मैंडेट की वापसी चाहते हैं? मैंडेट की वापसी, इमरान खान साहब की रिहाई। और एक और चीज़ भी, ये जो अचकज़ई साहब वाली बात है, मैं उधर उसी दिन अंदर था, अडयाला था, खान साहब के साथ मैं और बैरिस्टर गौर बैठे हुए थे। गौर साहब ने खान साहब से पूछा कि अचकज़ई साहब कहते हैं कि वो कोई रोल अदा करना चाहते हैं। खान साहब ने इजाज़त दे दी, बिल्कुल आप अगर कोई रोल अदा करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इंगेज करें। तहरीक इंसाफ ने उनको इजाज़त दी है कि आप इंगेज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। अगर हामिद मीर साहब भी इंगेज करना चाहते हैं, मामलात की बेहतरी के लिए कोई भी शख्स बात करना चाहता है, हमने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात भी की, जहाँ उन्होंने मज़ाकरात से इनकार नहीं किया, वहाँ उन्होंने एक बात ये ज़रूर की है मेरे सामने, और मुझे जवाब देते हुए की, कि एक असीरान की रिहाई,
दूसरा मैंडेट की वापसी। असीरान की जब लफ्ज़ यूज़ किया, इमरान खान साहब ने अपना नाम नहीं लिया, असीरान की बात की, खासकर ख़वातीन प्रिजनर्स और मैंडेट की वापसी। और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब ने कहा मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, ये नहीं है कि बस अच्छा अब जरा ये बताएं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, प्रेस टॉकें हो रही हैं, रिजल्ट कोई नहीं, नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं। आप वकील भी हैं, ये बताएं मैंडेट की वापसी का क्या तरीकाकार है, कैसे होगी मैंडेट की वापसी? इस पे मैंने बड़ा सोचा है और मैंने चेयरमैन साहब को भी, जब मैं चेयरमैन कहता हूं तो मैं इमरान खान साहब की ही बात करता हूं। बैरिस्टर गौहर मेरा भाई है, लेकिन जाहिर खान साहब भी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। मैंने खान साहब को ये बात की है, अब इस पे आगे अगर कभी डायलॉग, मुझे नहीं पता मीर साहब कोई डायलॉग या हुकूमत सीरियस है भी कि नहीं, और हम भी कोई डायलॉग की भीख किससे नहीं मांगेंगे। हुकूमत ने ही ऑफ़र की थी, राना साहब ने बात की थी, और उनके जो हैं सेनेटर जो हैं उनके, एक तो जरदारी साहब ने बात की थी, और उनके जो लिखते भी हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनने भी ये बात की थी। जब उनकी तरफ से ये बातें हुई तो खान साहब ने उस वक्त एक कमेटी बनाई थी 3 बंदों की, आपको याद होगा, शिबली फराज थे उसमें, अली अमीन खान और उमर अयूब साहब। अच्छा, अब हुकूमत ने अगर कोई सीरियस स्टेप लिया है और हमने जवाब नहीं दिया तो फिर हम मुजरिम हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने कोई स्टेप नहीं लिया तो हमने तो जाके उनसे नहीं कहना कि आओ हमसे मुज़ाकरात करो। हम तो अपना एक, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से आगे हमने निकलना है कि नहीं निकलना। क्या पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा? यहाँ इस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी है? आपके जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं हमसायों के साथ, वो इस वक्त आपकी सिचुएशन कैसी है? इतना बड़ा जुल्म हुआ है, अगर एक पॉपुलर हुकूमत होती, गाज़ा में जो जुल्म हुआ है, क्या हम एक भरपूर किरदार अदा कर सके हैं? हमारे वज़ीर ख़ारजा किधर हैं? इसराइल के इशू पे वो क्यों खुल के सामने नहीं आते? इमरान खान साहब ने फ़लस्तीन के अपना अफ़गानिस्तान के इशू पे 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस की। क्या अमर माने हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस पे उसी तरह खुल के बोले हैं जिस तरह मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था कि मैंडेट की वापसी कैसे होगी, कि एक तो अदलिया का रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो एतराफ़ करे कि हाँ जी नहीं। देखें, वो खान साहब के साथ मेरी इस पे जब बात हुई तो मैंने उनको अपना मौक़िफ़ पेश किया, वो शायद उससे एग्री करते हैं। वो ये है कि देखें, असीरान की रहाई जिसमें गलत केसेस बने हैं, जिसमें आपने टारगेट किया है पॉलिटिकल केस, वहाँ तो इस फॉर्म 47 की हुकूमत के हाथ में शायद कोई थोड़ा बहुत इख्तियार हो, लेकिन अपने हाथ से सुकरात का प्याला नहीं पियेंगे कि हम फॉर्म 47 वाले हैं तो हमारी, तो फिर ये जुडिशरी के जरिए। यस, और उसलिए फिर मैंने खान साहब को ये कहा, और मेरे ख्याल में ईद के बाद हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि 184(3) की पिटिशन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ी हुई है। अगर वो उसको लेते हैं तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से अगर इसकी कोई जुडिशल कमीशन बन जाती है तो वो इसका कोई रिजल्ट होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमीशन एक आइडियल सिचुएशन होती, लेकिन क्या आपको पार्लियामेंट में ये दम नजर आता है? ऐसी लीडरशिप आपको नजर आती है जो अपनी पार्टीज के मौक़िफ़ के खिलाफ जाके उसूलों पे फैसला करे? तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। आप एक ऐसे चीफ जस्टिस के साथ उम्मीद क्यों लगा के बैठे हैं जिनके खिलाफ आपकी पार्टी की हुकूमत ने नाअहली का रेफरेंस दायर किया, और फिर आप बार बार उन पर अदम एतमाद भी करते हैं और फिर आप उनसे उम्मीद भी लगा के बैठे हुए हैं? तो ये मैंने एक सवाल आपसे कर दिया है, इसका जवाब फिर किसी वक्त लेंगे, मुझे शॉर्ट जवाब ले लें। खान साहब ने खुद ये पिटिशन मूव करवाई हामिद खान साहब के जरिए, और चूंकि जो भी चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस के ओहदे पे पिटिशन उनके सामने ही मूव होती है, तो हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं। शख्सियात की बात बाद में करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी 184(3) की पिटिशन पड़ी है, इस इलेक्शन का ऑडिट करा लें। बात आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।